आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा सीआरपीसी के सेक्शन 144, 145 और 146। आपको मैं एक सामान्य भाषा में समझाऊंगा कि अगर आपके खिलाफ आदेश कर दिया है एसडीएम ने तो आप उसको किस आधार पर निरस्त करा सकते हैं। और हमने अधिकतर मामलों में ऐसा देखा है कि एसडीएम के द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई है सीआरपीसी में उसका पालन नहीं किया जाता है। तो साथियों, आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए आपके समक्ष में एक पटना हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है जो कि अनिरुद्ध कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से है। अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ है 3 नवंबर 2023 को। उसको भी उसके माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस प्रकार से आप एसडीएम के आदेश को निरस्त करा सकते हैं। अब साथियों, आजकल क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी जमीन है किसी एरिया में, आप कोई विपक्षी गण है, विपक्षी गण बेवजह आपकी जमीन में इंक्रोच करने का प्रयास कर रहा है, दावा कर रहा है, या फिर कई बार होता है हमारे भाई परिवार के सदस्य हमको परेशान करने के लिए 144 के अंतर्गत, 145 के अंतर्गत या फिर किसी धारा के अंतर्गत ना होकर के एक सामान्य सा आवेदन दे देते हैं पुलिस के यहाँ पे, और पुलिस उसको भेज देती है एसडीएम के यहाँ पे। अब एसडीएम क्या करता है? एसडीएम कई बार कानून के नियमों की अनदेखी करते हुए वहां पे 144 की कार्यवाही कर देता है। मतलब कि वहां पे लगा देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी कोई बेचेगा खरीदेगा नहीं, और यहाँ पे ये 144 इम्पोज की जाती है। उसके कुछ दिन बाद क्या करता है एसडीएम? उसके बाद 144 को कन्वर्ट कर देता है 145 में। अब जब 145 की कार्यवाही हो जाती है तो दोनों पार्टियों जो जैसे जहाँ पे जैसा कब्जा है वो उनका वहाँ पे यथावत हो जाता है। अब समस्या यहाँ पे ये होती है कि कई बार 145 की जब कार्यवाही की जाती है तो उस दौरान एसडीएम ये नहीं लिखता है अपने आदेश में कि आखिर 144 को कन्वर्ट करने का क्या आधार है। तो अगर आप निरस्त कराने जा रहे हैं एसडीएम के 145 के आदेश को, तो आपको सबसे पहले ग्राउंड लेना पड़ेगा कि आखिर क्या जरूरत थी 144 को कन्वर्ट करने की 145 में। दूसरी बात क्या होती है कि जब 145 की कार्यवाही मतलब जब धारा लागू हो जाती है उसके कुछ दिन बाद एसडीएम हमने देखा है कई बार वो 146 की कार्यवाही कर देते हैं। 146 की कार्यवाही क्या होती है? मतलब कि उस प्रॉपर्टी पे एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है जब तक कि उसके ऑनर डिसाइड नहीं हो जाएगा सिविल कोर्ट से। अब ये एक समस्या है। जो व्यक्ति उसका मालिक है, जिस पे उसका कब्जा है, मान लीजिए वास्तव में उसका मालिक हो, लेकिन विपक्षी गण कई बार साठ-गांठ करके ऐसी कार्रवाई करा देते हैं। तो साथियों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई 146 की कर दी गई है तो 146 की कार्रवाई की हमने ढेर सारे मुकदमे ऐसे देखे हैं जहाँ पे कंडीशन सीआरपीसी 146 में जो कंडीशन बताई गई है उसको फुलफिल नहीं किया जाता है, और वो आधार होता है 146 की कार्रवाई को निरस्त कराने का, जैसा कि इस मामले में हुआ था। आप स्क्रीन पे देखिएगा कि कौन कौन सा ग्राउंड है, उसके आधार पर आप उसको निरस्त करा सकते हैं, और इसके माध्यम से आप समझ भी पाएंगे कि आपको इन ग्राउंड को कैसे कोर्ट में रेज करना है। तो साथियों, जो पहला ग्राउंड है 144 की कार्यवाही को निरस्त करने के, सबसे पहले तो आप समझिएगा कि कौन कौन सी शर्तों को फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है, इफ द मजिस्ट्रेट एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 कंसिडर द केस ऑफ B1 ऑफ द इमरजेंसी। अब साथियों, यहाँ पे जैसा 146 के अंतर्गत बताया गया है कि जो पहली कंडीशन है कि इमरजेंसी की कंडीशन होना चाहिए। अब कई बार हमने ढेर सारे आदेश देखे हैं एसडीएम के जिसमें लिखा जाता है कि यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पक्षों के बीच शांति भंग होने की संभावना है। केवल ये लिख देने मात्र से साबित नहीं हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर केवल ये लिखा गया है आपके आदेश में कि यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर ब्रीच होने की संभावना है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा लिखा है तो केवल इसी ग्राउंड पे 146 का आदेश निरस्त कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। अब दूसरा जो ग्राउंड है वो है, if he decide that none of the party was in such possession as is referred to in section 145। अब आपको पता है 145 में बताया गया है भाई जिसका कब्जा 60 दिन पहले तक होता है शिकायत करने के, और जो लंबे समय से चला आ रहा है तो वो माना जाता है 145 की जो प्रक्रिया है वो उसके पक्ष में कब्जा का आदेश दिया जाता है कि इसका कब्जा है। लेकिन मान लीजिए कि किसी का कब्जा नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कब्जा किसका है, तो दूसरी कंडीशन है कि ये भी फुलफिल होना चाहिए कि यहाँ पे आखिर कब्जा किसका है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरी कंडीशन है,
if he is unable to satisfy himself as to which of them was in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of disputed until a competent court has determined the party thereto with regard to the person titled to the person thereof। अगर मान लीजिए कि वहां पे जो एसडीएम है वो खुद निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आखिर कब्जा किसका है, क्योंकि 145 की कार्यवाही में सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आखिर कब्जा यहाँ पे जिस दिन शिकायत थी उस दिन का इसका कब्जा था और उसका 60 दिन पहले किसका कब्जा था। लेकिन अगर मान लीजिए साबित ही नहीं हो पा रहा है कि जिस दिन शिकायत हुई उस दिन किसका कब्जा था, उसके 60 दिन पहले किसका कब्जा था, अब एसडीएम खुद ये नहीं समझ पा रहा है, उसके मन में भी डाउट है, तो वहां पे ये कार्रवाई होती है। लेकिन अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया है तो वहां पे 146 की कार्यवाही, कमिश्नर को नियुक्त करने की कार्यवाही और उस प्रॉपर्टी को अटैच करने की जो कार्यवाही है अगर वो की जा रही है तो उसको निरस्त कराया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप समझ गए होंगे। हाँ, ये जो जजमेंट है आप जजमेंट इसको पढ़िएगा, इसकी वजह से भी आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर मान लीजिए आपकी 145 की कार्यवाही होती है सन 2020 में और 2022 में हो रही है 146 की कार्यवाही, तो जो 2 साल का डिले ये भी अपने आप में एक ग्राउंड होता है कि इस कार्रवाई को निरस्त कराना है। दूसरा, मान लीजिए कि आपने कुछ पक्ष रखे कोर्ट के समक्ष, कोई आपने कोर्ट को कागज दिखाए, अगर एसडीएम ने उस ऑर्डर को, उस कागज को कंसीडर नहीं किया है, अपने ऑर्डर में उसका जिक्र नहीं किया है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है इस तरह की कार्रवाई को निरस्त कराने का। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि अगर आपके खिलाफ इस प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया है और वो एक पक्षीय आदेश है, एक तरफा आदेश है, तो आप उसको इस प्रकार से निरस्त करा सकते हैं। धन्यवाद।